अभी की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ कि रामबन के इलाके में कल एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में कई सारे अफराद जो है मलबे के नीचे दब गए। जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में लापता अफराद की तलाश जारी है। आज 2 लाशें निकाली गई है। अब 7 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा है। आज सुबह 5:30 बजे दोबारा तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। कल जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से यह हादसा पेश आया था। कल एक लाश निकाली गई थी। 9 अफराद की लाश की तलाश जारी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, अभी का अपडेट। जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह जहां यहाँ पे शुरू किया गया था खूनी नाला के मुकाम पर, जहां थर्सडे नाइट को जो है एक बड़ा हादसा पेश आया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो यहाँ पे 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का एक टनल का जो है बॉडी टनल बनाया जा रहा था, वो पूरा उसका इलाका जो पूरा सिंक हो गया। पूरी बस्ती के नीचे जो है 10 अफराद दब गए थे, जिनमें से कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी निकाली गई थी। अभी की ताज़ा इतलात यह है कि कुछ डेड बॉडीज के जो यहाँ निशानात मिले हैं, जिसकी वजह से जो मशीनों का काम है वो रुका हुआ है और इसमें NDRF, SDRF और दीगर जो मकामी रजाकार तंजीमें हैं वो लोग वहाँ पहुंचे और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो यहाँ मकामी लोग हैं, सरपंच के अलावा मकामी जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है आप यहाँ बराह रास्त देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर। जब ये हादसा पेश आया था, आप देख रहे हैं NDRF की टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। इस वक्त कोई निशानात जो है वहाँ पे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से मशीन का काम तो फिलहाल रोका गया है और जो लोग जो NDRF की टीम है वो उस मलबे को जो हटा रही है और वहाँ से जो ये तकरीबन लाशों के निकालने का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। ये बराह रास्त तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव है, आप न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए ये देख पा रहे हैं। खूनी नाला का ये मकाम है जहाँ पे तकरीबन 2 दिनों से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल आफ्टरनून में शाम के वक्त जो है ये पूरा इलाका जो है ये ऊपर से सिंक होकर नीचे आ गया था, जिसके बाद मौसमी हालात भी एकदम ख़राब हो गए थे। बारिश बहुत हुई थी और ऑपरेशन को मुलतवी करना पड़ा था आज सुबह तक के लिए। फिर आज सुबह जो मकामी इंतज़ामिया है वो यहाँ पहुँचे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो मैन एंड मशीनरी थी उनको यहाँ डिप्यूट किया गया और NDRF की टीम लगातार जो है इस मौके पर यहाँ पर खड़ी हुई है। इस चैलेंज को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बराह रास्त आप इसी को देख रहे हैं। पूरी जो इंतजामिया है वो यहाँ पे मौजूद है, NDRF, SDRF की टीम्स यहाँ मौजूद है और एम्बुलेंसेज आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एम्बुलेंसेज है और 108 एम्बुलेंस और दीगर जितना भी जो महकमे सेहत का अमला है वो भी यहाँ पहुँचा हुआ है। चैलेंज थोड़ा ये है कि यहाँ आंधी जो आज है थोड़ी सी चल रही है, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह है वो थोड़ा परेशानी कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। वहीं हम दूसरी जानिब बात करेंगे, नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो एज पर शेड्यूल चल रहा है। कंजेशन की हमें रिपोर्ट्स मिली जो नेशनल हाईवे पर जो है कंजेशन की है रामबन और बानीहाल के दरमियान, क्योंकि आज वो गाड़ी श्रीनगर से छोड़ा गया था। लाइव स्टॉक की गाड़ियाँ थी वो कल भी चली थी। आज बाकी जो आर्मी कॉन्वॉय के अलावा जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है ये रग है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जम्मू और कश्मीर की। यहाँ पे ट्रैफिक आमदरा बहुत ज्यादा रहता है और कल डिस्टर्बेंस हुई थी जब ये काम रेस्क्यू चला था। आज सुबह से ट्रैफिक को चलाने की कोशिश की जा रही है। शाम को हमने जो शिकायत और फोन कॉल मौसूल हुई है ट्रैफिक जैम है, उसके लिए लोगों से यही अपील की जाती है कि वो लैंड ड्राइविंग करें, क्योंकि जब वो लैंड ड्राइविंग करेंगे तो जैमिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से लोगों को जम्मू से श्रीनगर जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो रेगुलेट वे से अगर ट्रैफिक चलेगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर हम ओवरटेक करेंगे या दिगर वायलेशन करेंगे तो वो जाम हम लोग की ही मुसीबत की वजह बन सकती है। उनको पेशेंट, मजदूर और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट जो है स्कूल जाते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अहम खबर है हम आपको बराह रास्त लगातार बरसुरात से ही यहाँ की पल पल के अपडेट आ रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ। जब 10 अफराद जो है जेर तामीर करने के जो काम के दौरान जो दब गए, जो यहाँ पे वर्करान से जो काम कर रहे थे डिफरेंट रियासतों से, जिसमें मगरबी बंगाल से 5 अफराद कहे जा रहे हैं, 2 नेपाल से और 1 आसाम का शहरी है, आसाम से है और वहीं 2 जो मकामी अफराद है वो यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो बराह रास्त तस्वीर से एक बार हम आपको कैमरा में दिखाएंगे उस स्पॉट की जगह वो दिखा रहे हैं, इसमें जो है बड़े पत्थर को वहां से हटा तो दिया गया है, लेकिन अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से जो NDRF के ऑफिसर है वो यहाँ से डायरेक्शन देते हैं
जो टीम वहाँ पे आगे जो एग्जीक्यूट काम कर रही है, यहाँ पे डायरेक्शन हाउस की टीम हेड है वो यहाँ पे खड़े होते हैं। पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरे प्रॉपर चैनल से इस काम को किया जा रहा है और सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन डेड बॉडी को या जो उसके रिमेन्स है जो बिलाल, ये बताइए कि एनडीआरएफ के जो ओहदेदार है उनका क्या कुछ कहना है कि कब तक लाशें मलबे के नीचे से निकाली जाएगी? हम लोगों की तरजीहात यही है कि जल्द से जल्द मलबे को और पत्थरों को हटा के जो डेड बॉडी निकाली जाएगी। कल जो है ऑपरेशन तकरीबन आखिरी मराहिल में था, तकरीबन 1 से आधे घंटे का काम जो बाकी रह गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जो वाकया पेश आया कि पूरा जो साइड वाला जो एरिया ब्रेक हुआ था वो सब नीचे गिराया, उसके बाद सस्पेंड हो गया था। तो एनडीआरएफ की भी कोशिश यही है कि वो यहाँ पे जो अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जिस पोजीशन में जो हालत में उनको वहां से निकाला जाए ताकि उनके वारिसीन तक जो है वो पहुंचा जा सके। ये हमने पुलिस से भी बात की, पुलिस का कहना है कि हमने यहाँ पे जो मामला दर्ज कर दिया है अंडर सेक्शन 304 है तकरीबन, जो नेग्लिजेंस कहा जाता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि एज पर रूल ऑफ लॉ जो है किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई अमल में लाई जाती है ताकि हम मुस्तकबिल में जो है इन तरह के हादसा से बच सके और इस तरह के इंसानी जानों के जिया से बच सके। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिर एक मरतबा में कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे जाके ये वहाँ दिखाया जाए। आप देख रहे हैं थोड़ा चैलेंजेस भी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ बार बार ऊपर से पत्थर भी आते हैं। पत्थरों की वजह से क्या है कि काम करने वाले जो एहलकार वहाँ पे है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उनको थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। पूरा रिस्क है यहाँ पे, लेकिन काबिल सताइश काम जो है वो यहाँ पे पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के अलावा लोकल की लोग कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिलाल, अब देखने वाली बात होगी कि मुतासरा अफराद के लवाहकीन को किस तरह से इंतजामिया उन्हें किसी भी तरह का इमदाद फराहम करती है। इस अहम खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। राहुल भट्ट के कत्ल के केस को 10 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो एहतिजाज वो मुसलसल जारी है। आपको बता दें कि 10 रोज गुजर चुके हैं, इंसाफ के लिए कश्मीरी पंडित मुसलसल एहतिजाज करे हैं। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने एहतिजाज किया। उन्होंने वादी कश्मीर में बरसर खिदमत तमाम माइग्रेंट मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। हम यहाँ राजबाग में आज 10th रिचुअल आए हैं इसका राहुल भाई का मनाने के लिए। हमारा आज 10th रिचुअल होता है, हम सब यहाँ उसकी श्रद्धांजलि देंगे यहाँ पर। बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही गुजारिश है कि अब हमें यहाँ से रिलोकेट करें। वी आर नॉट सेफ। अब तो टारगेट किलिंग्स होने लगी। ऑफिस में 3 बंदे यहाँ के भी होते हैं, एक बंदा माइनॉरिटी का होता है। माइनॉरिटी मारा जाता है बट बाकी ठीक सेफ होते हैं। और अभी तक डीसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तहसीलदार चारूला भी बैठा हुआ है आराम से। थोड़ी एक्शन लिया जाए, हमारे मन को भी शांति मिलेगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। बाकी मोदी साहब से यही गुजारिश है कि हमें रिलोकेट। उधर मटन में भी पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन ने बरसर एहतजाज किया। आज वो सरापा एहतजाज है और राहुल भट्ट के कत्ल के मामले में इंसाफ चाहते हैं। आपको बता दें कि इंसाफ के लिए मटन में भी राहुल भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने राहुल भट्ट के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने पीएम पैकेज के मुलाजमीन को वादी में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। वहीं राहुल भट्ट के कत्ल को 10 दिन बीत चुके हैं। इसी मुनासबत से आज जम्मू कश्मीर पंडितों ने एहतजाज किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी भी की। एहतजाजियों ने राहुल भट्ट के कसूरवारों को सजा देने की मांग की। एहतजाजियों ने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में खिदमत अंजाम दे रहे अफराद को जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ये हमारे राहुल भट्ट शहीद हुए हैं उनके लिए एक मैसेज आता है कि जो ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर लोग हैं वहाँ पे अब ये चलेगा नहीं है। अब जो कश्मीरी पंडित जाग गया है इस टाइम पे, अब वो अगर एक बंदा मारेंगे हम यहाँ पे 10 मारने को तैयार है इस टाइम। क्या आप डिमांड करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो फिलहाल जो वहाँ पे हमारे वैली पोस्ट मार्केट एम्प्लॉय है उनको सेफ जगह प्रोवाइड कर दी जाए। मैं तो चाहता हूँ बेटर कि इनको जम्मू बुलाया। जब तक आपका ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक उनको जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं राहुल गांधी मरकज की बीजेपी की पॉलिसियों पर अक्सर हमले करते आ रहे हैं। वो आरएसएस पर भी निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडिया फॉर इंडिया के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर वार किया। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस ने नजरियाती लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज जैसी सूरत हाल पहले कभी न होती थी। पोलराइजेशन, दौलत का कुछ हाथ में जमा होना और मीडिया पर कंट्रोल करना। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी ने मुल्क में केरोसिन छिड़काने का काम किया है। बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब मुश्किलें बढ़ जाएगी। Polarization and total dominance of media. The RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together through the idea. One of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का कहना है कि राहुल मुल्क मुखालिफ बातें कर रहा है और मुल्क उसे एक न दिन जवाब देगा। राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पर केरोसिन छिड़क दिया है, और छिड़क भी दिया और उसमें माचिस का तीली भी लगा दिया। तो राहुल गांधी आजकल केरोसिन और तीली से अपनी जो कांग्रेस को जला रहे हैं, ये उससे उनको लगता है कि सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। इस समय भारत के गरीबों के घर घर योजनाएं पहुंच रही हैं। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जाता है, आज 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अपनी पिकनिक मनाएं, देश के कुछ और नेताओं को भी लंदन और नेपाल लेके जाएं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अब देश के विरोधी भाषा बोल रहे हैं और देश उसका जवाब देगा। आसाम में मुसलसल सैलाब की तबाहकारियां खुनूस जारी है। रियासत के 29 अजला में ये सैलाब आया है और इन अजला में 8 लाख अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। कछार, नौगांव, ब्राक वैली सैलाब से मुतासिर अफराद हैं। रियासत भर में 234 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें 75,000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में मसरूफ अमल है। एक तरफ आसाम में सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ सियासी पारा उरूज पर। आसाम के साबिक एनआरसी कोऑर्डिनेटर
प्रतीक हाजिला की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ मौजूदा कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने CID और पुलिस की शिकायत की है। शर्मा ने हाजिला पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने NRC तैयार करने में मुकर्रर मयार को अनदेखा किया है और तौसीक के अमल में बेज़ाब्तगी की है। प्रतीक हाजेला के खिलाफ शिकायत, कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने की शिकायत। आसाम में NRC के साबिक कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला के खिलाफ मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा ने शिकायत की। HD शर्मा ने प्रतीक हाजेला पर फर्ज से कोताही बरतने और कौमी सलामती को खतरे में डालने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। शर्मा के मुताबिक हाजेला ने इंदराज के लिए मुकर्रर करदा पैमानों को नजरअंदाज करके कई गैर मुस्तनद अफराद को फहरिस्त में जगह दी। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर का इल्जाम है कि प्रतीक हाजेला न सिर्फ फराइज से रुगर्दानी और कोताही की, बल्कि उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। मौजूदा NRC कोऑर्डिनेटर HD शर्मा का हाजिला पर ये इल्जाम भी है कि उन्होंने शिजरे की तौसीक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का हुक्म दिया जिससे गैर मुस्तनद अफराद की रसाई फहरिस्त तक मुमकिन हो गई। शिकायत मकतूब में ये भी कहा गया है कि प्रतीक हाजेला ने असल बाशिंदों की फहरिस्त में बेशुमार अफराद को जगह दे दी थी, जिसकी वजह से दूसरे दौर की तौसीक की नौबत ही नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद में ऑनर किलिंग का एक वाकया पेश आया। हैदराबाद में गैरत के नाम पे कत्ल का एक चौंकाने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक 24 साला शख्स को मुबैना तौर पर इसकी बीवी के रिश्तेदारों ने इसकी बैन तबकात मोहब्बत की शादी पर सरेआम कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त नीरज कुमार पनवारी के तौर पर की गई है। दरअसल जुमे की रात शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बेगम बाजार इलाके में मसरूफ मछली बाजार के नजदीक इसके वालिद के सामने 5 अफराद ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। नौजवान ताजिर मुबैना तौर पर बेगम बाजार इलाके में अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने वालिद राजेंद्र पनवारी के साथ घर जा रहे थे। उसी वक्त इस पर हमला हुआ। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसकी इत्तला मिलते ही राजा सिंह रुकने असेंबली गोशा महल पहुंचकर तफसीलात से वाकफियत हासिल करते हुए कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कुछ साल पहले यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से। उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा बच्चा भी है। और आज लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके कब आता कब जाता कैसा क्या पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर 4 लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। 5 जने मिलके अटैक करे बोल के वीडियो बताया अभी पुलिस वाले हम लोगों को। ये कई को अटैक करे होंगे? वो हम लव मैरिज हुआ बोल के। इंटरकास्ट मैरिज? हाँ, इंटरकास्ट मैरिज है बोल के। नहीं, इससे पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए हुए हैं, अफजलगंज में दे दिए थे। कहाँ रहते भैया? हम यहाँ बेगम बाजार कुलसावाड़ी में रहते हैं। आपका बच्चा कितने साल का? 21 साल का है। दुकान में रहता मेरे साथ। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, ऑनर किलिंग का मामला पेश आया है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, कल शाम ये लगभग 7:30 पौने 8 बजे के दरमियान में जो है मकतूल पर ये नीरज कुमार पनवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें ये अभी ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने जो अक्यूज है उन लोग को अपनी हिरासत में दे दिया है। ये इंटरकास्ट मैरिज का जो ऑनर किलिंग का मामला है, ये हैदराबाद में चंद दिन पहले भी एक वाकया हुआ था। उसके बाद ये दूसरा वाकया शहर हैदराबाद में काफ़ी तफ्तीश देखी जा रही है कि इस तरीके के कत्ल आम जो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का ये कहना है कि पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है उसमें कमी के बहस ये कत्ल के वाकयात आम होते जा रहे हैं। तो अब पुलिस की जानिब से किस तरह की तफ्तीश हो रही है? अभी तक ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने 4 या 5 लोग को अपनी हिरासत में लिया है, जो लड़की के करीबी रिश्तेदार, भाई और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जी,
तो चलिए अजीम, इस पूरे मामले पर आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने हदबंदी कमीशन यानी डिलिमिटेशन पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट जमीनी हकाइक पर मबनी नहीं है। स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये जमीनी आधार जमीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच में और बनाता है, हमारे ये भल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। मुल्क में महंगाई का बोझ हर आम व खास पर बढ़ता ही जा रहे हैं। कभी एक तो कभी दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ती ही जा रही है और आज सीएनजी पर महंगाई बढ़ गई है। मुल्क भर में महंगाई का शिकार आवाम के अच्छे दिन के ख्वाब इस वक्त चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतें आज से लागू होगी। दिल्ली में 6 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनआरसी में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। इस वक्त दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए सार्फिन को 75 रुपए 61 पैसे अदा करने होंगे। तो है ही, क्या करे, बाल बच्चों को पालना है तो उसमें झेलना तो पड़ेगा ही। अब डेली हमेशा 15 दिन बाद, महीना दिन बाद गैस का रेट बढ़ा दे रहे हैं। मीटर का रेट वही है पुराना, सवारी परेशान करती है, भैया आप मीटर चालू करो। अब मीटर से हम जाएंगे तो उसमें हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, मतलब 3 महीना हो गया सीएनजी को लगातार बढ़ते हुए, लगातार बढ़ रही है। रोज़ 45 से रोज़ 1 रुपये 2 रुपये करते करते आज 75 हो गया। पहले हम लोगों का जितना पड़ता था उससे 2 गुना पड़ रहा है यार। सर इतनी इनकम है नहीं है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेली इंक्रीज हो रहा है। 2-3 दिन में डेली रेट बढ़ रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये डेली बढ़ रहा है। तो पहले 45 रुपये तक मैंने डलवाई हुई है जब मैं टैक्सी लाइन में आया था। उसके बाद अब इस टाइम पे 74 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो उस हिसाब से सर यहाँ अर्निंग तो है नहीं। मुल्क में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहे हैं। एक तरफ से आवाम को नसीहत की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरी जानब कोरोना टीकेकारी भी हनूज जारी है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2323 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी अरसे में 2300 से ज्यादा लोग शिफायाब भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 15,000 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 192 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को सियासी घमासान हनूज जारी है। मध्य प्रदेश के बल्दियात और पंचायत इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया हो, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ से मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी महासभा ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर न सिर्फ पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया, बल्कि मध्य प्रदेश में आज अपने मुतालबात को लेकर बंद का ऐलान किया। ये हम विरोध प्रदर्शन करके और चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ मुखर होंगे या विपक्ष को भी आप करारा जवाब देंगे? हम सरकार, आज तो सत्ता में सरकार है, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार चाहे तो आज, और डबल इंजन की सरकार है,
और दोनों जगह प्रधानमंत्री के नाम पर भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया और मध्य प्रदेश की सरकार में भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया। तो निश्चित तौर पर तो आज हम वर्तमान में सरकार का विरोध करेंगे। और जो सत्ता में विपक्ष में हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर आप 27% की बात कर रहे हैं कि हम 27% टिकट देंगे, कहाँ देंगे? आप ये बात करो कि लोकसभा का सत्र बुलाइए और कानून बनाइए और कानून के माध्यम से हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। तो नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।